अर्थशास्त्र की कही जी, उसी बात में थोड़ा विस्तार ये है कि देखिए मीडिया हाउसेस को भी अपना हाउस रन करने के लिए एडवर्टीजमेंट चाहिए होता है, और उसका उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू मैक्सिमम गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट से सहानुभूति रखने वाले औद्योगिक घराने होते हैं जिसके बाद जिस संस्था मीडिया के पास इनका साथ है वो मजबूत है। दूसरी बात, जो आप मीडिया जो खराब छवि बनती है वो हम लोग जो जर्नलिस्ट की वजह से बनती है, उसका आप कारण देखिए, एक छोटे लेवल पे कस्बे में, गांव में, शहर में, जिला मुख्यालय में या स्टेट हेडक्वार्टर पे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक, उनको कितनी सैलरी मिल रही है? उनकी सैलरी बहुत कम होती है। जी, जी। जो हेड्स हैं उनको छोड़ दिया है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किससे होता है? न्यूज मेकर से। न्यूज मेकर कौन है? सत्ता वाला आदमी, पावरफुल आदमी, बिल्कुल, वो सांसद है, विधायक है, वो मंत्री है, वो अधिकारी है, और वो इंडस्ट्रिस्ट है जिससे उसको रोड इंटरेक्ट करके खबर ला के देनी है। वो आदमी उसको एहसास कराता है कि भैया तू कहाँ है यार, मेरी छतरी के नहीं आ जा, चवन्नी चाहिए, अठन्नी चाहिए। तो जब इस प्रक्रिया में जो जर्नलिस्ट होता है उसकी भाषा बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, सच डिस्टॉर्टेड हो जाता है। देखिए कल मैं एक चैनल का सीन देखा था कि एक एंकर, न्यूज एंकर चिल्लाते हुए एक पार्टी के पक्ष में बोलते वो डायस से उठ करके वो आगे चला आता है, और उसको चिल्लाते सीधे आगे माइक के पास, कैमरे के पास पहुंच जाता है। ये जोश है। जब एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई पार्टी नहीं जीत रही है, ये जर्नलिस्ट जो यहाँ बैठा ये जीत रहा है भैया, इसकी विजय हुई है। बिल्कुल। तो वाई ये कैसे हुआ? अगर जर्नलिस्ट अपना ये प्रोजेक्शन देंगे, उसका काम है कि खेल हो रहा है, उसको देखे समझे, और भाई ये खेल है, ये देखो ये रहा खेल, इस खेल के पीछे की कहानी ये है, ये बताए। जहां उसको रोचक लगे वहां हंसे, मुस्कुराए, लोगों को बताए। लेकिन एक पार्टी बन के लड़ाके की मुद्रा में अगर वो आ जाता है तो इसका मतलब वो निष्पक्षता कहीं पर, वो जर्नलिज्म की छवि खराब कर रहा है। उसने हमारे इस जर्नलिज्म को खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है, और दुर्भाग्य से आज ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से हमारा जो इंडियन मीडिया है वो गर्त में जा रहा है। हम कहीं किसी मंच पे बैठते हैं तो बजाय अपनी बात कहने के, एक जर्नलिस्टिक आकलन देने के लिए, जो सत्ता में हम उसका गान करना शुरू कर देते हैं कि नहीं भैया ये यही जुगाड़ है। तो ये जो ट्रेंड है ये ठीक नहीं है। जर्नलिस्ट चाहे वो उसके विचारधारा कुछ भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से वो भाजपा को वोट देता हो या कांग्रेस को वोट देता हो, किसी को भी देता हो, वोटर तो ही हो जी। लेकिन वो इज नॉट सपोज्ड टू से कि भाई किसी एक पार्टी के पक्ष में आकर के वो चिल्लाने लग जाए। तो ये खराब ट्रेंड है, और बहुत बढ़ गया है। विचारधारा किसी की भी कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी विचारधारा का फॉलोअर हो सकता है, लेकिन उसे एक निष्पक्षता से काम, जब आप अपना जरूर करना, पत्रकार ग्रुप में अपना काम करते हो, निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया कौशिक जी आप भी दें। एक्चुअली मैंने जब पत्रकारिता शुरू की 1968, तो अटल हिमालय साप्ताहिक अखबार निकालते थे जी, विधायक जी का अखबार था, चलाता मैं था, तो उसे हम बाई पोस्ट भेजा करते थे, शास्त्री जी का, देवेंद्र शास्त्री जी का जी। तो सारी चर्चाएं जो अब तक डेवलपमेंट मैंने देखे हैं, वो एक पौष्टिक भोजन से और चाउमीन और मैगी टैग तक हम पहुंच गए। बिल्कुल। अब जैसे चाउमीन और मैगी के इफेक्ट होते हैं वैसे ही हम आप लोग देख रहे हैं। तो समय के साथ मीडिया भी चेंज हुआ है, हम लोगों ने होते हुए देखा है। किसी ज़माने में हम अखबार लेते थे तो सबसे महत्वपूर्ण होता संपादकीय हम पढ़ते थे, बिल्कुल, और एक संपादक के नाम पत्र पढ़ते थे। उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी चीज़ मिल गई तो वो देखते थे जी। आज की तारीख में संपादकीय और संपादक के नाम पत्र दोनों ही आपके हवा में, संपादक के नाम पत्र तो है ही नहीं अब वो खत्म हो गया, एडवांसमेंट हो गया है मीडिया भी इस क्षेत्र में। उपग्रह वगैरह के आने के बाद में तो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फ्लरिश कर गया है कि प्रिंट मीडिया ने पीछे की सीट ले ली है। जो सोशल मीडिया की जो बात आई है, तो अभी फेक न्यूज पहचान में आनी शुरू हुई है जी। उसके टूल्स भी विकसित हुए हैं कि भाई फेक न्यूज में और आपके रियल न्यूज में फर्क क्या करें। अभी इस चर्चा से कुछ पहले एक सज्जन वो आपको जिक्र कर रहे थे कि बीबीसी ने भी हमने परीक्षण किया है, बीबीसी कोई सर्वेक्षण कराता ही नहीं जी, कोई प्रेडिक्ट करता ही नहीं जी, लेकिन चूंकि उसका एक मीडिया हाउस का नाम है तो उसके नाम से अपने आंकड़े जो है अपने व्यक्तिगत आंकड़े चला दिए। तो जब तक उसका खंडन होता है जी, तो तब तक जो है वो क्रिएट करने वाले का आपका पर्पस सोल्व हो जाता है।
तो इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। कंडारी जी, कितना घातक आप मानते हैं सोशल मीडिया की इस फेक न्यूज़ को? दरअसल क्या है ना, जर्नलिज्म में एक वो कुछ बाउंडेशन तो है, उसमें यह है कि आपको किसी का चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। जी। आजकल जो सोशल मीडिया आया है ना, सोशल मीडिया में यहाँ पे जो है चरित्र हनन होने लगा है जी। है ना। आप कुछ भी करके किसी के खिलाफ किसी कोई न्यूज बना करके आप भेज दे रहे हैं जी। ठीक है, आगे वाला उसको देख नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, उसे गंभीरता नहीं देख रहा है, ठीक है, और वो उसको आगे फॉरवर्ड कर दे रहा। लेट्स से कि आप वापस जाते कि एक राहुल गांधी पे जाते हैं, उसने कहा चौकीदार चोर है, जी। ठीक है। हुआ क्या इसका असर देखिए, इम्पैक्ट देखिए इसका कि कॉलोनी में, यही धर्मपुर में एक बंद कॉलोनी है, मैं वहां पे मामी जी के घर पे गया था, तो एक बुढ़िया ने, मतलब वो तब शुरू मतलब बुढ़िया, उन्होंने शेयर भी किया था, तो उसने ऊपर से बोला बेटा चौकीदार, तो बच्चे खेल रहे, तुमने कहा चोर है, ठीक है। हुआ क्या, जो जितने चौकीदार थे, जितने चौकीदारी का काम करती है नेशनल लेवल पे, तो उसको हट तो हुए ना। मैं अपने ऑफिस में अपने कलीग लोगों से कहता यार इसमें डेफर्मेशन का सूट बनता है, मानहानि बनती है इसमें, आपने मेरी सम्मान किया, मैं चौकीदार हूं, मैं चोर थोड़ी हूं। अब हर आदमी, अब मैं ये संस्थान है यहाँ पे, जो चौकीदार बाहर गेट पे खड़ा है, आप उसको देख के मुस्कुरा के बाहर निकल जा रहे, आपने उसको कुछ बोला नहीं, उसके मन में ये फीलिंग आई एक मुझे चोर, ये ना कि वो नारा इसको दे चौकीदार चोर है वाला, इसके दिमाग में ये बात आ गई। दूसरी बात, मीडिया में क्या हो गया, जर्नलिज्म के साथ प्रोफेशनलिज्म आ गई। मतलब आज मैं बड़ा पत्र में पढ़ा लिखा हूं, मैंने LLD MMB कुछ भी कर रखा है, मैं कितना जानकार हूं, 40 साल से 20 साल पत्र, मेरी वैल्यू नहीं है। मेरे साथ बिजनेस कितना जुड़ा हुआ है, मैं बिजनेस कितना दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, वो बड़ा पत्रकार। जो जुएल जी कह रहे थे, अर्थशास्त्र जो है उसी पर बात आ जाती है। जयसिंह जी, आप बताइए कि एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को भी और प्रदेश के लोगों को भी हरीश रावत जी से, क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव उनका आता है, और इस समय आप देखें तो जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, सबसे अनुभवी और सबसे उम्र दराज भी वही हैं। तो ऐसी क्या बात रही कि वो भांप नहीं पाए कि हरिद्वार से लड़ा जाए, नैनीताल से लड़ा जाए, और हर्ष आप देख रहे हैं। हमसे बीजेपी के ही एक बहुत सीनियर लीडर कह रहे थे कि अगर हरीश रावत इस समय हरिद्वार से लड़ते जी, चुनाव लड़ते, तो स्थिति कुछ और होती है। हरिद्वार में जो अभी तक जो माना जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक मत है वो बीएसपी की तरफ नहीं गया, वो कांग्रेस को मिला है वहाँ पर जी। और बाकी जो वोट भी है उधर बीएसपी कैंडिडेट जो था उनको सैनी वगैरह ऐसे ही मिला, बाकी कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस को बहुत कमजोर कैंडिडेट माना जा सकता है, क्योंकि वो राजनीति में लगभग बहुत सक्रिय है नहीं। आप ये जो इस समय कांग्रेस के हैं तो बड़ा प्रखर वक्ता है, बहुत अच्छे विधायक रहे हैं वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है नहीं। बिल्कुल। तो ये वो गलती वहाँ से वहाँ चले गए। दूसरा दिक्कत ये है कि उनका, उन्होंने बोला ना अकेला बंदर, अभी जो कुशारी जी ने बोला, वो अकेले उनको शासन करने की, अकेले कि मैं रहूं कांग्रेस पार्टी में और बाकी, तो उनकी उस वजह से उनका कद तो बड़ा है, लेकिन जो बाकी कद्दावर नेता थे, विजय बहुगुणा थे, सतपाल महाराज थे, हरक सिंह रावत थे, था इनका दम था, तो वो लोग खिसक गए। तो इस वजह से होता क्या है कि वो जो कोई भी चुनाव जो है ना, या चुनाव नहीं, कोई सेना लड़ाई कर रही है, अगर लेटेस्ट वेपनरी उसको दे दी, भारी वेपनरी भी दे दी, वो तब तक नहीं जीतेगी जब तक उसका मोराल, मनोबल अप नहीं होगा। मनोबल की आपने बात की, और इनके जाने से रोकना चाहूंगा आपको, मनोबल गिरा, समय की कमी है। जुएल जी, आप बताएं, मनोबल की वो बात कर रहे हैं। मनोबल इस समय प्रीतम सिंह का बहुत बढ़ा हुआ था, और ये माना जा रहा था राजनीतिक हलकों में कि प्रीतम सिंह जो है एक खांटी उम्मीदवार वहां से साबित होने वाले हैं, और महारानी जो है वो हार रही हैं टिहरी से। क्या वजह रही? क्या किशोर उपाध्याय और उनकी आपसी लड़ाई इसको कुछ नया रंग दे गई, या गोपाल मणि जी का उठना? देखिए, गोपाल मणि जी का उठना तो उनके फेवर में जाना था जी। मुझे लगता कि जो किशोर उपाध्याय भी इस तरह से एक्टिव नहीं थे कि वो करें जी। मुझे लगता है कि जिस तरह जो फैक्टर बाकी जगह हुआ है वही यहाँ पर भी हुआ है। किशोर उपाध्याय इसमें बहुत फैक्टर नहीं रहा, खासकर टिहरी के मामले में। हल्द्वानी के मामले में जरूर कह सकता हूँ कि इंदिरा हृदय जी और हरीश रावत जी की जो आपसी लड़ाई है वो एक कारण हो सकता है। हरीश रावत जी के चुनाव में आने से पहले ही उन्होंने उनको हरा दिया था। जो ये अगर होते तो इतनी सीटें क्यों हारते, वो पहले उनको चैलेंज दिया था। अब जब वो चुनाव नतीजे आने से पहले उन्होंने कह दिया था कि इनका ये तो अंतकाल है इनका,
तो वो जो वो इनफाइटिंग है कांग्रेस की, वो उसने अपना असर दिखाया। जी। हरीश रावत जी अगर कुछ थोड़ा और गेन करते, निश्चिंत है कांग्रेस में सबसे कद्दावर नेता हरीश रावत हैं। और ये बात भी आपकी सही है कि अगर हरीश रावत ने थोड़ा सा कुनबे को संभालने की कोशिश की होती जी, तो एक आध सीट तो इतनी बड़ी निकाली बगावत नहीं होती। जी। और हम तो नहीं सोच रहे थे कि इस बगावत का ये इम्पैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग कांग्रेस के से उठ के भाजपा में गए हैं, हरक सिंह रावत हों, यशपाल आर्य हों, सुबोध उनियाल, सुबोध उनियाल हों, बहुगुणा जी हों, उमेश शर्मा, कहीं ना कहीं इन लोगों का भी इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उत्तराखंड में जो ये परिणाम निकल के आया है, लगता है कि कहीं ना कहीं इनका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा, जिसकी वजह से कांग्रेस की इतनी ये तो रिकॉर्ड बन गया। बिल्कुल। मतलब ये लीड की हम बात करें तो कांग्रेस का रिकॉर्ड, लीड सुधर रही है, लीड तो बहुत ही खराब हो गई कांग्रेस की। इस भाजपा रिकॉर्ड बना रही है। कंडारी जी, पौड़ी पर हम आते हैं। पौड़ी की सीट भी जो है वो फंसी हुई नजर आ रही थी। तीरथ सिंह रावत को जब उम्मीदवारी दी गई तो खंडूरी बिल्कुल शांत हो गए, जबकि उनका बेटा मनीष जी जो है वो कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। नहीं, खंडूरी जी के सामने भी एक विकट समस्या तो थी। मतलब जब तक उनका बेटा मनीष रावत सीनियरों में नहीं था, तब तक तो तीरथ सिंह रावत ही उनका बेटा था ना जी। भाई। तीरथ सिंह रावत को उन्होंने पहले भगतदा के खिलाफ और तीरथ गुट के खिलाफ अगेंस्ट यूज भी तो किया है, और तीरथ ने भी बिल्कुल पिता समान, पिता तुल्य मानकर उनकी सेवा करी, उनके साथ शुरू से खड़े रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तव में उनके लिए एक चुनौती हो गई थी कि एक दोनों बेटे हैं, दोनों बेटों में किसके साथ खड़ा होना है, इसलिए वो अपने बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने, आपको पता है कि वो ना भाजपा के किसी उसमें कार्यक्रम में शामिल हुए, ना किसी उसमें आए, और नहीं, लेकिन तीरथ ये कहते रहे कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, अपने मंचों से ये कहते रहे, और जनता ने इसलिए माना क्योंकि भाई तीरथ सिंह ने गोपेश्वर से लेकर जोशीमठ से लेकर हर जगह ये बात कही, हर मंच से, कि खंडूड़ी जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो जनता ने इसलिए माना कि भाई जहां गढ़वाल के जितने मंचों पे खंडूरी बैठे, उतने मंचों पे तीरथ सिंह रावत जी। ठीक है ना, तो लोगों ने मान लिया भाई कि तीरे। लेकिन यहां पे जैसे कि भाई बात कर रहे थे कि हम जो है पौड़ी में ये सब मैंने कहा ना कि पौड़ी तीरथ सिंह रावत को आपने कमजोर कैंडिडेट माना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा चुनाव तो मुद्दों का रहा ही नहीं था ना, फेस का चुनाव था। एक तरफ राहुल गांधी खड़े थे, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े थे। अब नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे खड़े थे, गौण बाकी मुद्दे गौण हो गए थे। बाकी आप अगर मुद्दे गिनेंगे भी, फिर मैंने कहा भाई आपने ऑल वेदर रोड की बात कर ली, समान वेतन सैनिकों के पेंशन की बात कर ली, उसका बात हो, तो फिर कुल मिला के निचोड़ जो था। फिर दूसरी बात ऑप्शन था भी मनीष, तो जो खंडूरी तो पहले बार सामने आए ना जी। कंडारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जुयाल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका, कौशिक साहब आपका, और जय सिंह साहब आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी चाहे जो भी जीते, लेकिन लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। जैसा कि हम इन चुनाव में देख रहे हैं कि हिंसा को पीछे छोड़ते हुए लोग आगे बढ़े हैं, वोट प्रतिशत आगे बढ़ा है। हम अपने दर्शकों को अब लिए चलते हैं DD UP लखनऊ केंद्र में, जहां पर हमारे सहयोगी हमारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन DD उत्तराखंड पर, देहरादून पर ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।